बच्चों हम पढ़ रहे थे यहाँ पे क्लास 11 का छठा चैप्टर जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में आज हम बात करेंगे हेस के नियम के बारे में। हेस का नियम बच्चों जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पे भी इसको मैंने बता दिया था, ठीक है। और इसके बाद में मैंने बॉन्ड हेबर साइकिल के बारे में भी वहाँ पे बता चुका हूँ। अच्छा, हेस का नियम क्या होता है तो आपको पता है पहले से ही चीज़ें, यदि आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा तो। ये सर हेस का नियम होता क्या था कि कोई भी रिएक्शन यदि हम करा रहे हैं, समझना बातों को, यदि कोई भी रिएक्शन हम करा रहे हैं तो उसे मैं एक प्रक्रम में संपन्न करूं या फिर उसको अलग अलग प्रक्रम में संपन्न करूं, बात एक ही है। बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझो, देखो लिखना क्या है किस तरह से। मान लो मुझे क्या करना है, रिएक्टेंट से भाई मेरे प्रोडक्ट मुझे बनाना है। क्या करना है मुझे, रिएक्टेंट से मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ऐसा हो सकता है कि मैं रिएक्टेंट से सीधा का सीधा क्या बना दूँ, प्रोडक्ट बना दूँ, इसे प्रक्रम नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। और एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रिएक्टेंट से मैं पहले ए बनाऊँ, फिर ए से मैं बी बनाऊँ, फिर बी से मिलके क्या बनाऊँ यहाँ पे, बी से क्या बनाऊँ यहाँ पे, प्रोडक्ट बनाऊँ। यानी कि एक पे तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा रिएक्टेंट से यानी कि अभिकारक से या फिर क्रियाकारक से सीधा हम क्या कर रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। यानी कि सीधा क्या कर रहे हैं, क्रियाकारक से भी मेरे उत्पाद बना रहे हैं। ये तो मेरा क्या हो गया, प्रक्रम नंबर 1। ये क्या हो गया मेरा, प्रक्रम नंबर 1, प्रक्रम फर्स्ट। दूसरा प्रक्रम सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रक्रम सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले क्रियाकारक से पहले ए बना रहा हूँ, फिर ए से क्या कर रहा हूँ, बी बना रहा हूँ, फिर बी से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उत्पाद बना रहा हूँ, ठीक है। तब जाकर के मैं इसे क्या बोलूँगा, प्रक्रम नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे बात एक ही क्यों है, ऐसा मैं बार बार इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। हेस का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल ऊष्मा परिवर्तन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल ऊष्मा परिवर्तन सदैव समान होता है। बातों को ध्यान से समझना बेटा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल ऊष्मा परिवर्तन जो होता है, डेल एच जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, समान होता है, चाहे उसे किसी भी परिस्थिति में संपन्न कराया जाए। या फिर ऐसा बोल सकते हैं अभिक्रिया ऊष्मा का जो मान है निकाय की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। यानी कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ध्यान से समझना, प्रारंभिक स्थिति क्या है, रिएक्टेंट है, और फाइनल स्थिति क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब मुझे किससे मतलब है, यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ही मतलब है। चाहे अब मैं यहाँ पे यार आर से पहले ए बना लूँ, ए से बी या बी बना लूँ, बी से सी बना लूँ, पूरी अल्फ़ाबेट यहाँ पे पूरे अल्फ़ाबेट के लेटर लिख लो, ठीक है, और यहाँ से फिर जाकर के मैं प्रोडक्ट बनाऊँ, तो आपको यहाँ पे एक ही बात नज़र आएगी कि सर यहाँ पे इस वाले में ऊष्मा परिवर्तन जो हुआ था और इसमें जो ऊष्मा परिवर्तन है वो क्या है, दोनों जगह पे बराबर है। बात यहाँ पे एक ही, अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं यदि बात करता हूँ ऊष्मा परिवर्तन, डेल एच लिख लो यहाँ पे, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ रिएक्टेंट से यदि प्रोडक्ट बना रहा हूँ सीधा, तो डेल एच यहाँ पे ऊष्मा परिवर्तन हुआ। अब रिएक्टेंट से मैं ए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हुआ, डेल H1, यहाँ पे कितना हुआ, डेल H2, यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पे डेल H3। इसका मतलब ये हो गया कि सर जो डेल एच है ना, आपने बोला है, आपने क्या बोला अभी कि आप रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट बना रहे हो, यानी कि डेल एच यहाँ पे आप करना चाह रहे हो, ठीक है। यानी कि ऊष्मा परिवर्तन कितना, डेल एच। अच्छा, आप रिएक्टेंट से ए बना रहे हो, तो मान लेता हूँ यहाँ पे डेल एच, यहाँ पे ऊष्मा परिवर्तन हुआ होगा। ए से बी बनाया, डेल H2 हुआ होगा, बी से सी बनाया, डेल H3 हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सी से प्रोडक्ट बनाओगे, डेल H4 यहाँ पे हुआ होगा। तो यहाँ पे जो डेल एच का जो मान है ना, डेल एच का जो मान है ना, वो इन सब डेल एच के बराबर रहेगा। यानी कि यही बराबर रहेगा किसके, डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 प्लस डेल H4, इन सब के ये बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई आपत्ति किसी को नहीं है, ठीक है। तो ये बोला जा सकता है यहाँ पे, इस वाले में बात करता हूँ तो डेल एच किसके बराबर होगा, डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 के बराबर ये होगा, ठीक है। और यही बात यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, देख लेना। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यानी कि डेल H1 डेल H2 डेल H3 जो रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अपने डेल एच के बराबर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि देखना चाहें यहाँ पे तो समझना बातों को, एक प्रक्रम है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से कर लेते हैं, कार्बन प्लस O2 मिलके क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। इसको मैं दे दूँ नाम क्या भैया, प्रोसेस 1, ठीक है। अच्छा, अब इस वाली जगह पे यदि मैं देखना चाहूँ तो इस वाली जगह पे जो डेल एच का जो मान रहेगा
वो कितना आ जाएगा, 314 शायद है ना, 392 माइनस का 392 किलो जूल। अब प्रोसेस दूसरा ये है कि आप मुझे एक बात बताओ कि O2 के कितने मोल हैं, 1 मोल है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या किया, O2 का 1 मोल ले लिया, मैंने क्या किया, पहले O2 का आधा ही मोल लिया, है ना। दूसरे प्रोसेस, पहले प्रोसेस में तो क्या किया, यहाँ पे कार्बन से सीधी ऑक्सीजन की 1 मोल की क्रिया करा के CO2 बना दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार अब मैं ऐसा ना करके इसको टुकड़ों में तोड़ता हूँ अभिक्रिया को, तो मैं क्या करूँगा, कार्बन का तो 1 मोल ले लूँगा, कार्बन का तो 1 मोल ले लूँगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल है तो मैं 1 ना लेकर के आधा ही लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले आपका बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बना है, अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है वो किससे अभिक्रिया करेगा, तो आप बोलेंगे सर 1 मोल था O2 का, लेकिन अभी हमने आधा ही यूज़ किया है, तो आधा फिर करा दो यहाँ पे, आधा आप फिर से करा दो यहाँ पे, तो आपको पता चल रहा होगा 2 से 2 गया, ठीक है। CO2 यहाँ पे हो गया, CO2 यहाँ पे हो गया। अच्छा, इस वाली जगह पे देखा जाए तो डेल H का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा देख लो। यदि मैं यहाँ पे कार्बन को आधे O2 के साथ क्रिया कराता हूँ तो यहाँ पे डेल H1 का जो वैल्यू रहेगा वो कितना आएगा, -110.5, ठीक है। H1 ले लो, माइनस का 110.5 किलो जूल। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पे कि CO को हाफ ऑफ O2 से कराता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, -281.5, माइनस का 281.5 किलो जूल, ठीक है। इसको H2 ले लो आप। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक प्रोसेस में भी क्रिया करा रहे हो, ठीक है, उसमें जो यहाँ पे ऊष्मा परिवर्तन है बाकी प्रोसेस में भी क्रिया करा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कि जो डेल H का जो मान रहेगा वो क्या आना चाहिए, डेल H1 प्लस डेल H2 होना चाहिए। और आप देख पाते हैं डेल H1 कितना दिया हुआ है, -110.5 दिया हुआ है, डेल H2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस में ही लिखेंगे 281.5, ठीक है। जैसे आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे वापस से 392 किलो जूल माइनस में। और यही क्या था, डेल H मेरा ऊपर आ रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं है। तो यही क्या है भैया, हेश का नियम है। तो हेश के नियम में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, डायग्राम अच्छे से बनाना, ठीक है, नंबर कर सकते हैं। वरना एक उदाहरण समझा देना, ये वाला CO2 वाला, ये तो ईजी है, आराम से आ जाएगा। अब देखो ये सब मैंने कराया यहाँ पे, है ना, हेश के नियमानुसार ये वाली चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब 2-3 डेफिनेशन है, ठीक है, वैसे तो सिलेबस में है नहीं है, बट फिर भी 1-2 बार एग्जाम में पूछ ली गई है, हो सकता है कि आगे भी एग्जाम में पूछ ले, इस साल पूछ ले, तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो भाई, संभवन ऊर्जा क्या होती है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ भी नहीं पूछेगा, है ना, यदि पूछेगा तो। किसी भी यौगिक के संभवन ऊर्जा अलग अलग है, उदासीनीकरण ऊष्मा, और तीसरा पढ़ेंगे अपने यहाँ पे क्या, दहन ऊष्मा। तो ध्यान से समझना, संभवन ऊर्जा क्या होती है, किसी भी यौगिक के 1 मोल का अपने अवयवी तत्वों के निर्माण में हुए ऊष्मा परिवर्तन को ही संभवन ऊर्जा कहते हैं। बात को फिर से समझो, किसी भी यौगिक के 1 मोल का अपने अवयवी तत्वों के निर्माण में, यानी कि कोई भी यदि कंपाउंड है, कोई भी यदि कंपाउंड है, उसका मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे 1 मोल यदि ले रहा हूँ, और वो वहाँ पे अपने ही खुद के एलिमेंट यदि बना रहा है, यदि खुद के एलिमेंट्स यदि बना रहा है, तो उसमें जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, संभवन ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन याद रखनी है, कुछ भी याद नहीं रखना। अगला, उदासीनीकरण की ऊष्मा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से 1 ग्राम तुल्यांक, ध्यान से समझना भाई, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से पूर्णतया उदासीन करने पर जो ऊष्मा यहाँ पे मुक्त होगी वही क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण ऊष्मा, यानी कि उसको उदासीन हम कर रहे हैं। यानी कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से उदासीन करने पर, पूर्णतया उदासीन करने पे जो ऊष्मा यहाँ पे मुक्त हो रही है वही क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण की ऊष्मा कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो जी आगे देखते हैं दहन ऊष्मा के बारे में। देख लो जी, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान -13.67 किलो कैलोरी
अथवा 57.26 कैलोरी जूल प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, टेंशन ही मत लो, है ना, क्योंकि है नहीं बुक में। अच्छा, अगला देखो, दहन ऊष्मा। किसी भी यौगिक के 1 मोल का पूर्ण दहन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, 1 मोल का पूर्ण दहन करने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन, क्या बोला मैंने यहाँ पे, 1 मोल का पूर्ण दहन करने के लिए होने वाला जो यहाँ पे ऊष्मा परिवर्तन है, वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे दहन ऊष्मा कहलाएगा। बस डेफिनेशन और कुछ भी नहीं है, पूछेगा तो परिभाषा पूछेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे है नहीं कहानी। क्लियर है? ठीक है, तो हैश का नियम मैंने आपको बताया और फिर सोच लिया कि 1-2 डेफिनेशन देख लो, यदि एग्जाम में आ जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं आती है तो आराम से छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अब अगली क्लास में। कुछ एक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, उनके लिए अलग अलग ऊर्जा होती है ना, उनके बारे में अगली क्लास में हम बात कर लेंगे और जल्द ही इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिएगा, धन्यवाद।